हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव कंकाल को। मानव कंकाल के माध्यम से पहले हम लोग जानेंगे कंकाल होता क्या है, कंकाल के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आएंगी, और फिर उसके बाद हम लोग कंकाल का समग्र रूप से अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्यतः हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ह्यूमन बॉडी में कुल कितनी बोन्स होती हैं और उनका नाम क्या होता है, और उनको हम इस वीडियो के लास्ट तक याद कर लेंगे। ह्यूमन बॉडी में टोटल एक एडल्ट ह्यूमन जो होता है उसमें 206 बोन्स होती हैं, और 206 बोन्स को हम यूँ चुटकियों में याद करते हैं। तो आइए, कंकाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलेटन। जब भी हम कंकाल की बात करते हैं तो सबसे पहले बात यह आती है कंकाल होता क्या है। तो पहले कंकाल को समझने की कोशिश करते हैं। कंकाल का मतलब होता है जितने भी कशेरुकी प्राणी होते हैं उनका शरीर अस्थि, उपास्थि और मांसपेशियों से बनता है। ये जो समग्र रूप से अस्थि, उपास्थि और मांसपेशियों से बना हुआ एक ढांचा है जो हमारे शरीर को एक आधारीय संरचना प्रदान करता है। जिस प्रकार से आप मकान बनाते हो तो पहले पिलर खड़ा करते हो, फिर पिलर के बाद आप उसमें बीम, नीचे और ऊपर बीम, जिसको हम लोग कॉलम बीम बोलते हैं, वो करते हो, फिर आप उसके ऊपर एक छत डालते हो, और फिर उसको एक प्रॉपर शेप देने के लिए आप क्या करते हो? उसमें दीवारें बना देते हो। दीवारें बनाने के बाद उसमें आप छपाई करवाते हो, फिर डेंटिंग, पेंटिंग, है ना, फिर सजावट, डिज़ाइन इत्यादि आप सब काम करते हो। तो सजावट, डेंटिंग, पेंटिंग या दीवारों के बनने से पहले का जो आधारभूत संरचना है जिस पर आपका मकान खड़ा होता है वो क्या है? आपकी बुनियाद। बुनियाद क्या है? आधार। आधार मतलब अगर हम ह्यूमन बॉडी के रूप में देखें या किसी भी बॉडी के रूप में देखें तो क्या होता है? अस्थि पंजर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटन। तो कंकाल की हम बात करें, और कंकाल का काम क्या है? सबसे पहला काम तो यह है कि वो उसको एक आकार देता है, एक निश्चित शेप देता है। शेप के बाद इसका दूसरा काम क्या होता है? वो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे शरीर के जो नाजुक अंग होते हैं उनकी सुरक्षा कौन करता है? हमारी हड्डियां करती हैं, हमारा स्केलेटन करता है। पसलियों के अंदर हमारा हार्ट होता है, हमारे लंग्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ों की सुरक्षा कौन करता है? इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह वगैरह। तीसरा काम, अगर हम कंकाल की बात करें तो कंकाल के और भी कार्य होते हैं, जैसे जैसे कि अस्थि मज्जा का निर्माण करना, उसके अंदर रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना, साथ ही साथ वसा और खनिजों का भंडारण करना। ये तमाम काम किसके होते हैं? कंकाल के, है ना। कंकाल का सीधा सा मतलब है हड्डियों का ढांचा। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। अगर हम कंकाल के विभाजन की बात करें तो कंकाल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बाह्य कंकाल और दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। जो हमारा बाह्य कंकाल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, और जो हमारा आंतरिक कंकाल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन क्या है और एंडोस्केलेटन क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके बाहरी आवरण मृत होते हैं। बाहरी आवरण मृत होने से मतलब यह है कि वो अवशेष टाइप के होते हैं, वो निर्जीव होते हैं। उन पे चोट भी लगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करते हैं? शरीर के अंदर नाजुक अंगों की रक्षा करते हैं। और आंतरिक स्केलेटन की बात करें, आंतरिक कंकाल की अगर हम बात करें तो इसमें ह्यूमन बॉडी है, चौपाए आते हैं, बंदर, खरगोश, हाथी, सांप इत्यादि इत्यादि। तो ये क्या करते हैं? ये जो हमारा स्केलेटन होता है वो बॉडी के अंदर होता है और वह हमारे नाजुक अंगों की रक्षा करता है। तो एक शरीर के ऊपर होता है और एक शरीर के अंदर होता है। तो जो ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य कंकाल, अथवा इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन। और जो अंदर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्केलेटन। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि बाह्य कंकाल किन जीवों में पाया जाता है और आंतरिक कंकाल किन जीवों में पाया जाता है। आपने कछुआ, टर्टल, टॉर्टॉइज इसको तो देखा ही होगा। आपने देखा होगा ये कैसे अपने शरीर को एक सेल के अंदर छुपा लेता है, और वो काफ़ी हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो नाजुक अंग हैं वह उस सेल के अंदर होते हैं, वह अपनी सुरक्षा करता है। अगर वो सेल बाहर ना हो तो कछुआ अपने शरीर की सुरक्षा नहीं कर सकता। तो इनका काम क्या है? स्केलेटन का काम क्या है? हमारे अंगों की सुरक्षा करना। अगर वो आंतरिक है तो आंतरिक नाजुक अंगों की सुरक्षा करता है, और अगर बाहर है तो पूरे शरीर की सुरक्षा करता है। इसके अलावा आपने स्नेल को देखा होगा, है ना, काफ़ी धीरे धीरे चलता है स्नेल, जिसको हम लोग घोंघा भी कहते हैं। उसके आप शेप को देखें। आपने जोंक को देखा होगा, जिस शेप के अंदर वो रहता है ऊपर का वो भाग काफ़ी हार्ड होता है। इसके अलावा आपने शंख देखा होगा, शंख के अंदर भी जीव होते हैं। शंख कई प्रकार से आपने देखे होंगे, समुद्री, है ना। तो वो सब क्या हो, उनके अंदर जो जीव होते हैं वो बाहरी एक आवरण है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य कंकाल, यानी कि एक्सोस्केलेटन। इसी प्रकार आपने मच्छर को देखा होगा, आपने बिच्छू को देखा होगा। ये तमाम क्या है? सब
एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल के उदाहरण है। अब ध्यान दीजिए, मच्छर को आपने जब मारा होगा तो कई बार आपने देखा होगा कि मच्छर की फोटोकॉपी तो बॉडी पे हो जाती है लेकिन मच्छर उड़ जाता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो बाहरी कंकाल है जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उड़ जाता है। फोटोकॉपी भले ही हो जाए पर नाजुक अंगों की सुरक्षा हो जाती है और वो भाग जाता है। तो ये पंख वगैरह जो हैं ये सब क्या है? चिड़ियों के पंख हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? बाह्य स्केलेटन, बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन। और आंतरिक को क्या बोलते हैं? एंडोस्केलेटन। अब आंतरिक की हम बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी हमने बोल दिया, हमने खरगोश बोल दिया, हमने एलिफेंट बोल दिया, तो आप समझ सकते हैं कि शरीर के ऊपर एक त्वचा होती है, एक चमड़ी होती है, फिर मांसपेशियां होती हैं और मांसपेशियों के से लगा हुआ अंदर भाग क्या कहलाता है? स्केलेटन कहलाता है। तो ये इन जीवों में होता है, सभी के अपने अपने काम हैं। अब अगर हम कंकाल के संरचनात्मक भाग की बात करें तो आप इसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है अस्थि और दूसरा होता है उपास्थि। अब ध्यान देने की बात यह है, अस्थि क्या होती है और उपास्थि क्या होती है। अस्थियां कोलेजन तंतुओं से बनी होती हैं, इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों की उपस्थिति होती है और इन्हीं की वजह से ये हार्ड होती हैं, कठोर होती है। अस्थि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? बोन। और अगर हम उपास्थि की बात करें तो उपास्थि को हम लोग कहते हैं कार्टिलेज। उपास्थियों में सिर्फ और सिर्फ कोलेजन तंतु पाए जाते हैं जिनकी वजह से ये लचीली होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, है ना, आप कह सकते हैं इलास्टिकल होती हैं। खैर, आगे अगर हम बात करें अस्थियों की तो अस्थियां जो हैं वो ओसिन प्रोटीन की बनी होती हैं और ह्यूमन बॉडी में 38%, कितना? 38%, 38% क्या पाया जाता है? ओशिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। शेष जो 62% बचता है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम लवणों की प्रधानता होती है। अब अगर हम बात करें अस्थियों के अध्ययन को, कि अस्थियों के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, तो अस्थियों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। और अगर हम उपास्थियों के अध्ययन की बात करें तो इसे हम कहते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी। लॉजी का मतलब अध्ययन करना, जैसे बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, है ना। अस्थि और उपास्थि की तो थोड़ा सा हम इधर आए। अस्थि के अंदर अस्थि मज्जा पाया जाता है। अस्थि मज्जा को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बोन मैरो और हिंदी में अस्थि मज्जा। अब ये अस्थि मज्जा क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये क्या है? एक बोन है। आप यहां पर दर्शाया गया है, यहां से देख सकते हैं ये बोन है। और बोन के अंदर क्या होता है? बोन के अंदर ही पाया जाता है क्या? बोन मैरो। और कौन सी बोन के अंदर बोन मैरो पाया? सभी बोन के अंदर बोन मैरो नहीं पाया जाता। जो हमारी लंबी और चौड़ी हड्डियां होती हैं, है ना, जो बड़ी हड्डियां होती हैं उनके अंदर ही बोन मैरो पाया जाता है। और बोन मैरो से होता हुआ ब्लड वेजल से गुजरती हैं जिनमें, और बोन मैरो दो प्रकार के होते हैं, येलो एंड रेड, इसका भी आप ध्यान रखिए। और आपने हड्डियों के अंदर कुछ इस प्रकार की जालीनुमा संरचना देखी होगी, है ना, जैसे आपकी मच्छरदानी होती है। तो ये जो जालीनुमा संरचना है इसको हम लोग एयर पॉकेट बोलते हैं ना, क्योंकि वहां पर एयर की भी आवश्यकता होती है। साथ ही साथ हड्डियों के जो सिरे होते हैं, चाहे वो ऊपरी हो चाहे वो निचला हो, वहां पर कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज मतलब उपास्थि पाई जाती है। उपास्थियां लचीली होती हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और ध्यान दें कि उपास्थियां सिरों पर पाई जाती हैं, हड्डियों के सिरों पर पाई जाती है। जब ह्यूमन बॉडी में या किसी भी बॉडी में जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में अधिकतर उपास्थियां ही होती हैं, जो बाद में मसाज करने के बाद या समय के साथ वो बदल जाती हैं, किनमें? अस्थियों में बदल जाती हैं। ठीक है, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन यहां पर आप देखें कि जो हमारी बड़ी हड्डियां होती हैं उनके अंदर बोन मैरो पाया जाता है और बोन के सिराओं पर क्या पाया जाता है? उपास्थियां पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज इंग्लिश में कहते हैं। और ध्यान दीजिए, जहां पर हमारा ज्वाइंट होता है, जहां पर जोड़ होता है, जोड़ के बीचों बीच एक लिक्विड पाया जाता है जो हड्डियों के मूवमेंट में सहायक होता है। इसे हम कहते हैं साइनोवियल लिक्विड। इसका भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है ना, कि ज्वाइंट के बीच में कौन सा लिक्विड पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? साइनोवियल लिक्विड। चलिए, अब अस्थियों के प्रकार की बात करें तो अस्थियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो है कलाजात यानी कि इन्वेस्टिंग बोन, और दूसरा है उपास्थि यानी कार्टिलेजिनस बोन्स। अब इनमें क्या फर्क है? ध्यान दीजिए, हमने अभी आपसे कहा था कि जब कोई बच्चा होता है, जो वो भ्रूणी अवस्था में होता है, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है? उपास्थियों का निर्माण ज़्यादा होता है। इसीलिए छोटे बच्चों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 300 से ज़्यादा होती है। खैर, अगर हम इन अस्थियों के प्रकारों की बात करें
तो जो भ्रूणीय अवस्था में बनती हैं वो क्या बनती हैं, उपास्थियां बनती हैं, यानी कि कार्टिलेज बनती हैं। और यही कार्टिलेज क्या होते हैं, आगे चल करके मसाज मालिश या समय के साथ ये जुड़ने लगते हैं आपस में, तो इनकी संख्या भी घट जाती है और ये कठोर होने लगती हैं। ध्यान दीजिए, हमने आपसे कहा था कि अस्थियों के ऊपरी और निचले सिरों पर क्या पाए जाते हैं, कार्टिलेज यानी उपास्थियां पाई जाती हैं। तो ये उपास्थियां क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि ये जो अस्थियां होती हैं वास्तव में ये उपास्थियों से ही कहीं ना कहीं बन के आती हैं। और ऐसी अस्थियां जो जन्म के समय से ही वो मतलब बाय डिफॉल्ट बोन ही होती हैं, वो उपास्थि नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कलाजात। तो कलाजात और उपास्थिजात आई होप कि आप समझ गए होंगे। कलाजात में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हड्डियां होती हैं, और उपास्थिजात में जो उपास्थि होती है, कार्टिलेज होती हैं, और बाद में वो बोन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर। अब अगर उपास्थियों की बात करें तो उपास्थियां क्या होती हैं, उपास्थियां जो होती हैं हमने आपको पहले बता दिया कि ये हड्डियों के सिराओं पर पाई जाती हैं और ये कोलेजन तंतुओं की बनी होती हैं। साथ ही हमने आपको ये बताया कि ये लचीली फ्लेक्सिबल होती हैं। अब ध्यान दें, ये तीन प्रकार की होती है। एक तो पारदर्शी जो हमारी पैल्विक गर्डर्स में पाई जाती है, दूसरा रेशेदार होती हैं, फाइब्रस, कहा जाता है कि सबसे जो मजबूत उपास्थि होती है, सबसे मजबूत कार्टिलेज वो रेशेदार होती है, और जो तीसरा है वो है लचीली यानी कि इलास्टिकल कार्टिलेज। तो इस प्रकार से ये उपास्थि के प्रकार हो गए। अब इन तमाम बेसिक जानकारी के बाद अब हम लोग देखेंगे वास्तव में ह्यूमन कंकाल क्या है, और उसमें जो हड्डियां 206 पाई जाती हैं उन सबके नाम क्या। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ह्यूमन बॉडी में कुल कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन्स। इस आंकड़े को याद रखिएगा, ये आंकड़ा आपकी बहुत हेल्प करेगा अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से। आप हमारे राइट साइड में देखेंगे कि एक ह्यूमन का कंकाल है। अब ये ह्यूमन कंकाल आपको रेड कलर और ब्लू कलर का दिख रहा है, स्काई ब्लू। तो ये जो रेड कलर वाला भाग है वो कहलाता है क्या, एक्सियल। और ये एक्सियल जो है एक्सिस बनाता है, ये बीचों बीच गुजरता है, तो उसके अंतर्गत 80 बोन्स होती हैं, 80 हड्डियां होती हैं। लेकिन जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है उसे हम कहते हैं उपांगी या अपेंडिकुलर, जिसके अंतर्गत 126 हड्डियां होती हैं, 126 बोन्स। अब ये देखना है कि ये 126 बोन्स और ये 80 बोन्स टोटल मिलाकर के जो 206 हो रही हैं वो कहाँ कहाँ हैं और उनके नाम क्या क्या हैं और कहाँ पर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। सबसे पहले जो आप एक्सियल देख रहे हैं, जो रेड कलर का भाग, आप वहां पर देखेंगे कि उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, खोपड़ी जिसको हम लोग एस्कल कहते हैं, इसके अंतर्गत 29 बोन्स होती हैं। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 29 बोन्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम ईयर वाली, ईयर के अंतर्गत 6 हड्डियां होती हैं, साथ में एक हायड होती है जो कि हमारे खोपड़ी को हमारी मेरुरज्जु से जोड़ती है, मेरुदंड से जोड़ती है, हाइट। अगर हम इन दो को निकाल दें, इन 7 बोन्स को निकाल दें, तो टोटल कितनी बचती हैं, 29 में से 22। तो 22 हड्डियां कहाँ होती हैं, हमारे सिर में। और अगर पूरी खोपड़ी की बात करें तो पूरी खोपड़ी में कितनी होती हैं, 29। खोपड़ी की बात करेंगे तो उसमें ईयर की, है ना, दोनों ईयर्स की 3-3 होती हैं, और हाइड, ये सब सम्मिलित होंगी। लेकिन अगर हम खोपड़ी ना कह के सिर की बात करें तो कितनी हड्डियां होंगी, सिर्फ 22 होंगी। आगे बात करते हैं, यहां देखें, नेक्स्ट वन इज मेरुदंड। मेरुदंड मतलब वो जो एक दंड की तरह है, एक लाठी की तरह वाला भाग होता है, चित्र में आप देखें तो ये मेरुदंड, जिसको हम लोग वर्टेब्रल कॉलम भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसमें मेरुदंड में 33 बोन्स होती हैं, जबकि हम जैसे अडल्ट लोगों में ये 26 हो जाती हैं, क्योंकि कुछ हड्डियां सट जाती हैं बाद में, तो वो कम हो जाती है। फिर उसके बाद अगला फिगर देखें आप, रिब्स का। तो रिब्स में कितनी होती हैं, 24 रिब्स पाई जाती हैं। इनमें ध्यान दें कि जो 24 रिब्स होती हैं ये जोड़े में होती हैं, कितनी, 12x2, ये जोड़े में पाई जाती हैं। तो एक साइड में, लेफ्ट साइड में 12 होती हैं और राइट साइड में भी 12, तो 12 कितनी हो जाती हैं, 24। इसमें जो दो हड्डियां होती हैं 11वीं और 12वीं दोनों साइड की, वह स्वतंत्र रूप से होती हैं, वो किसी से जुड़ी नहीं होती हैं। खैर आगे बात करते हैं उरोस्थि। उरोस्थि क्या होता है कि हमारी रिब्स जिस पर लगी होती है, जिस पर रिब्स की बिल्डिंग हुई रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उरोस्थि। इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टेर्नम। तो स्टेर्नम सिर्फ एक ही होती है, ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। क्लियर। अब ध्यान दें, अगर हम दूसरी तरफ चलें, जो हमारा अपेंडिकुलर पार्ट है, जिसको आप लोग ब्लू कलर में अभी देखा,
तो इसमें 126 बोन्स होती है। अभी इन 126 बोन में से आप देख पा रहे हैं कि इनके दो भाग हैं। पहला है लिम्स जिनको हम लोग पाद अस्थियां बोलते हैं, और दूसरा है मेखलाएं जिनको हम लोग गर्डल्स बोलते हैं। तो जो पाद अस्थियां होती हैं इनमें दो पार्ट हैं। फिगर में आप देखें अपर लिम मतलब ये हाथों वाला पूरा का पूरा हिस्सा, इसको हम लोग लिम बोलते हैं, पाद अस्थियां। इसी प्रकार हमारे पैरों में होता है जिसको हम लोग लोअर लिम्स बोलते हैं। तो जो अपर लिम है और जो लोअर लिम है इन दोनों में 30x2 मतलब कि एक लिम्ब में, ये पूरा का पूरा जो हाथ है आपका, इसमें पूरे की पूरी कितनी होती हैं 30 बोन्स होती हैं। तो इसी प्रकार हमारे बॉडी में कितने हैंड हैं, 2 हैंड्स हैं, तो दोनों मिला के 30x2 = 60 बोन्स मिलेंगे। लोअर की बात करें, लोअर लिम्स के अंतर्गत हमारा पैर आता है। पैर का फिगर आप देखें तो यहां पर भी क्या होती है 30x2, एक में 30 तो दोनों को मिला के 30x2 = 60। तो इस प्रकार से जो पादस्थियां हैं ये पूरा हाथ, अपर और लोअर लिम्ब पैर का, इनमें पूरी 60 हड्डियां होती हैं। तो 126 में से 60 निकल गई। अब देखते हैं 60 ये और 60 ये, तो हाथ और पैरों की मिला के कितनी हो गई 120 हड्डियां हो गई। ठीक ना भाई, 30 एक हाथ में, 30 दूसरे हाथ में, इसी प्रकार 30 एक पैर में, 30 दूसरे पैर में, है ना। तो इस प्रकार से 120 हड्डियां होगी। अब बची कितनी 6 हड्डियां। 6 हड्डियां कौन सी हैं, जिनको हम लोग गर्डल्स या मेखलाएं कहते हैं। ये कौन सी हड्डियां हैं, एक तो होती है पेल्विक जहां से हमारे दोनों पैर जुड़ते हैं, ये पेल्विक जो कि हमारे कमर में पाई जाती है, और दो हमारे कंधों पे पाई जाती हैं जिनको हम लोग कहते हैं क्लेविकल, और 2 स्कैपुला होती हैं जो हमारे पीछे पाई जाती हैं पीठ में, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं स्कैपुला, है ना। स्कैपुला को आप देखें जिसको हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं पखौरा, है ना। तो ये पीछे का भाग, तो इसमें भी 2 हड्डियां पाई जाती, तो ये 2 2 4 और 2 6 हड्डियां। तो जो 6 हड्डियां हैं जिनको हम लोग गर्डल्स या मेखलाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहां पर देखा कि 206 हड्डियों में से सबसे पहले हमने इधर देखा था अक्षी में, जिसमें 80 हड्डियां होती हैं, 29 खोपड़ी में, 26 मेरुदंड में, 24 रिब्स में, पसलियों में, और पसलियां जिनसे बिल्डिंग होती हैं वो जो एक हड्डी होती है जिसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। ये तो ये कुल मिलाकर के कितना हो गया 80, 29 और 26, 24 और 1 = 80। ठीक है। अब अगर हम उपांगी की बात करें, इनको काउंट करें, तो हमने देखा अपर लिम्स में 30x2 = 60, और इसी प्रकार लोअर लिम्ब में 30x2, क्योंकि 2 पैर भी होते हैं, 2 हाथ भी होते हैं, तो ये 60 60 120, और 6 मेखलाएं गर्डल्स को मिला के 126, और 126 प्लस 80 को मिला दें तो कितना हो जाता है ये हमारा 206। तो इस प्रकार से ये तो बात हो गई 206 की। अब आगे आप यहां पर एक फिगर बना हुआ है, आप इसमें देखें। हम अगर अपर लिम्ब की बात करें, अपने हाथ की बात करें, तो हाथ की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है ह्यूमरस। ध्यान देंगे, हाथ की सबसे बड़ी हड्डी ह्यूमरस जो कि सिंगल होती है। उसके बाद जहां पे हमारी ये एल्बो होती है, एल्बो से अगर आप नीचे आए तो आपको 2 हड्डियां मिलेंगी, एक होती है अल्ना, एक होती है रेडियस। लेकिन अल्ना और रेडियस में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान दें, जो अंगूठे की तरफ हड्डी जुड़ेगी उसे हम कहते हैं रेडियस, और जो उंगलियों की तरफ जाती है उसे हम कहते हैं अल्ना। तो ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, फिर से पढ़ें, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस। ह्यूमरस भुजा वाली, अल्ना और रेडियस कलाई वाली, है ना, जिसको हम लोग कलाई बोलते हैं, जहां पर हम लोग घड़ी या राखी पहनते हैं, धागा पहनते हैं, सूत पहनते हैं। तो ये, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अंगूठे की तरफ आने वाली हड्डी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं रेडियस। और रेडियस से नीचे आप जाइए, जहां से ये मुड़ता है, यहां पे 8 बोन होती है। ध्यान दीजिए, ये जहां से हमारा ये मुड़ता है यहां पे 8 बोन्स होती हैं, और इन सभी को क्या बोलते हैं कार्पल्स। ध्यान दीजिए, कलाई, कार्पल्स। अगर हम उसके ठीक नीचे जाएं, जिसको हम लोग हथेली बोलते हैं, है ना, या गांव की भाषा में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गदिया, तो यहां पर इसको हम इंग्लिश में मेटाकार्पल्स कहते हैं। और ये इनकी संख्या 5 होती है। 5 क्यों? क्योंकि इनका इन 5 उंगलियों से कनेक्शन होता है। तो 5 उंगलियों से कनेक्शन होगा तो एक एक करके ही तो जाएंगे चारों तरफ, है ना, 5 की तरफ। तो ये मेटाकार्पल्स कितनी होती है 5 होती है। और मेटाकार्पल्स के नीचे ये जो हमारी उंगलियां होती हैं जो 3 फोल्डेड होती हैं, है ना, एक ये नाखून वाला, फिर एक मिडिल में, और एक फिर ये जहां से ये मेटाकार्पल्स से जुड़ी होती है, इनको हम लोग बोलते हैं फैलेंजिस। तो फैलेंजिस की संख्या कितनी होती है 14। वैसे तो सभी में 3-3 होती हैं, तो 15 होनी चाहिए, लेकिन अंगूठा जो है, अंगूठे में जो सबसे लास्ट वाला है जो हमारी हथेली से जुड़ता है, तो यहाँ 2 ही होते हैं, इसमें 2 ही फोल्डिंग होती है, इसलिए ये कितने होते हैं 14। अदरवाइज 3 × 5 = 15 होना चाहिए, है ना। तो इसका ध्यान रखेंगे। और ये 14 को मिला के क्या बनता है हमारा एक पंच बनता है, इसको भी आप ध्यान रखिए। तो हमारे पंच में कुल कितनी हड्डियां इंक्लूड होती हैं 14।
ध्यान दीजिएगा। और हमारी जो हड्डियां, जिनको हम लोग फिंगर से फेलेंजेस बना है, और फेलेंजेस जिससे जुड़ा होता है वो क्या होता है, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल मतलब ये वाला भाग, और मेटाकार्पल से पहले जहां से ये हमारा हिलता डुलता मुड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्पल्स। कार्पल्स की संख्या 8 है ना। इसको पर्टिकुलर एक चित्र के रूप में आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने अपर लिम्ब को देखा। अब ध्यान दीजिए कि जब आप इसकी बात करते हो तो अब इसमें कितनी हड्डियां हो गई, ध्यान दीजिए 14, 5 मिला के 19, और 19 में आप 8 जोड़ दें 27, 27 के बाद ये 28, 29, ये 30। तो एक हाथ में, जिसको हम लोग अपर लिम्ब बोल रहे हैं, कितनी हो गई 30। तो दो हाथ होते हैं तो 30 × 2 = 60। तो अपर लिम्ब में कितनी होंगी, 60। अब हम लोग पैर की बात करते हैं। अब पैर की तरफ बढ़ते हैं। 206 में हमने अपर लिम्स को देखा। अब अपर के बाद लोअर लिम्स की तरफ चलें तो लोअर लिम्स जो जिनको हम पाद अस्थियां कहते हैं, तो ये क्या है हमारा लोअर लिम्स, है ना। ये जोड़े में होते हैं, 2 पैर होते हैं, इसलिए ये 2 होते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी जो हड्डी होती है हमारे पैर की, जो जंघा में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, फीमर। हिंदी में इसको उरू हड्डी भी बोला जाता है। कभी कभी हिंदी में एग्जाम में पूछ देता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, 6वीं क्लास की चीज़ है। इसको लगभग सभी कोई जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, और सबसे छोटी हड्डी मध्य कान में पाई जाती है, जिसको हम लोग स्टेप्स बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, फीमर के बाद दूसरी एक जो हड्डी हमारे पैर में पाई जाती है वह होती है पैटेला। अब ये पैटेला क्या चीज़ होती है, पैटेला हमारे घुटने में पाई जाती है, जो उसको फोल्ड करने में हेल्प करती है। और पैटेला के ठीक नीचे अगर आप जाएंगे तो ये हड्डियां 2 भागों में बढ़ जाती है। जो मुख्य हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं टीबिया, और ध्यान दें यह सबसे चमकीली हड्डी भी होती है, टिबिया। और टिबिया के बाजू में एक सपोर्टिव हड्डी बनी रहती है जिसे कहते हैं फिबुला। फिबुला क्या है, एक सपोर्टिव हड्डी है, जबकि टिबिया मुख्य हड्डी है, और ये सबसे चमकीली होती है। हड्डियों में, ह्यूमन बॉडी में सबसे चमकीली अगर कोई है तो वो टिबिया। और टिबिया के ठीक नीचे आप जाएंगे जहां पर एड़ी हमारी होती है, तो एड़ी वाला भाग क्या कहलाता है, टार्सल, जिसमें गांठ रहती है, आपने देखा होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टार्सल। और वहां पे छोटी छोटी 7 हड्डियां पाई जाती हैं। इससे पहले जब आपने अपर लिम्स की बात करी थी तो हमने आपको बताया था कि यहाँ कलाई में 8 हड्डियां पाई जाती हैं, जिनको हम लोग कार्पल बोलते हैं, कार्पल्स। इनकी संख्या 8 होती है। लेकिन यहाँ जो पैर का एड़ी वाला हिस्सा है, आप इस साइड देखें, जो पैर का एड़ी वाला हिस्सा है, इसमें 7 हड्डियां ही पाई जाती हैं। आप इसको ऐसा मान लें कि इसकी जो एक हड्डी है वो निकल के चली जाती है यहाँ पैटेला के रूप में। तो इस प्रकार से 7 और 1 मिला के 8 हो जाएंगी। फिलहाल तो टार्सल को आपको 7 बताना है, जबकि कार्पल में 8 हड्डियां होती हैं। उसी प्रकार जैसे वहां पर कलाई में कार्पल और यहाँ पर जो टो वाला हिस्सा है उसमें टार्सल। अब नीचे आए मेटाटार्सल, जैसे वहाँ पर मेटाकार्पल था, तो मेटाटार्सल और मेटाकार्पल दोनों की संख्या सेम होती है 5, क्योंकि इन पांचों का कनेक्शन कहाँ से होता है, पैर की 5 उंगलियों की तरफ जाता है। तो इसलिए इनकी संख्या कितनी होती है, मेटाटार्सल्स की 5 होती है। और मेटाटार्सल्स के ठीक नीचे जो हमारी अंगुलिस्थियां होती हैं, यानी कि उंगलियों में जो पाई जाती हैं, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैलेंजिस, इनकी संख्या 14 होती है। ठीक उसी प्रकार से अंगूठे में, टो में ये भी 2 ही पाई जाती हैं, बाकी सभी उंगलियों में 3-3 पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा, सबसे बड़ी पहले फीमर, फीमर के बाद टिबिया जो सबसे प्रमुख होती है, टिबिया के बाद फिबुला, फिबुला जो एक सपोर्टिव हड्डी होती है, उसके बाद टार्सल जिसकी संख्या 7 होती है, क्योंकि एक यहाँ पर पैटेला के रूप में चली जाती है, उसके बाद मेटाटार्सल जिनकी संख्या है 5 जो कि 5 उंगलियों से कनेक्शन करती हैं, और लास्ट में फैलेंजेस जिनकी संख्या है 14। अंगूठों में 2 फोल्ड होने की वजह से ये 14 होती हैं, अदरवाइज इनकी संख्या 15 होती। चलिए, तो ये कितनी हो गई, 30। अगर आप इनको काउंट करें तो 14 + 5 = 19, 19 में आप 7 जोड़ दें तो 26, 26 के बाद 27, 28, 29 और ये 30 फीमर, है ना, इसको उरू भी बोलते हैं। अब अगर हम अपेंडिकुलर में आगे की तरफ बढ़े, अभी हम सारी चीज़ें अपेंडिकुलर वाले स्केलेटन की पढ़ रहे हैं, तो अगर हम आगे बढ़ें तो आपको मिलेगा पेल्विक। पेल्विक कहाँ होता है, जिनसे हमारा लेग जुड़ता है, ये दोनों साइड में, यहाँ से हमारा लेग नीचे की तरफ आता है, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से जुड़ जाता है इस वाले एरिया से, है ना, दोनों साइड से, इस प्रकार से। तो ये जिस पे जुड़ा होता है पेल्विक, दोनों साइड होती है, लेफ्ट और राइट में। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और ध्यान दो, पेल्विक जो है यह उपास्थि से बनी होती है, जो कि पारदर्शी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में आगे हम बढ़ें तो आगे हमें मिलता है क्लैविकल बोन्स। क्लैविकल बोन कहाँ होती है,
ये यहाँ पे होती है, हमारे कंधे के ठीक ऊपर होती है ना। ये बहुत कमज़ोर होती है, अगर इसको कोई खींच दे तो बहुत जल्दी टूट जाती है। तो क्लेविकल ये ऊपर यहाँ से लगी होती है। और ये जो चौड़ा वाला एरिया आपको दिख रहा है, जिसको हम लोग पीछे पीठ का इधर का हिस्सा बोलते हैं, है ना, इसको हम कहते हैं स्कैपुला। ये भी दोनों साइड होते हैं, लेफ्ट और राइट में, इनकी संख्या 2 होती है। और ध्यान दें कि जो हमारी क्लेविकल होती है वो इनसे जुड़ी हुई होती है, और हालांकि क्लेविकल काफ़ी कमज़ोर होती है ना। उसके ठीक नीचे चौड़ा वाला भाग क्या कहलाता है? स्कैपुला। एक बार आप इसको मैप में देखें और पहचानने की कोशिश करें। अभी आपने जितनी भी हड्डियों को देखा है, पढ़ा है ना, किसमें? एपेंडिकुलर वाले में, है ना। एपेंडिकुलर का मतलब क्या है? जो एक्सिकल के अलावा होती हैं। एक बार आप इसको रिपीट करें, फिगर में आप देखें और इनके नाम बताने की कोशिश करें। क्लियर? आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, चित्रों को ध्यान से देखें और उन्हें बताने की कोशिश करें। अब हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने रिब्स को बनाने की कोशिश की है। आप इसको साइड में फिगर में देखेंगे। फिगर में आप जब देखेंगे तो हमारी जो रिब्स होती हैं, एक ऐसी बड़ी हड्डी आप रेड कलर में देख रहे होंगे इस प्रकार से, जिसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम को हिंदी में कहते हैं उरोस्थि। और इसी स्टर्नम से जो हमारी पसलियाँ होती हैं, रिब्स होती हैं, वो जुड़ी होती हैं, बिल्डिंग की हुई होती है। लेकिन आप नीचे की कुछ पसलियों को आप देख पा रहे होंगे, फिगर में आप देखें तो आप देखेंगे कि वो उनसे नहीं जुड़ी हुई, वो किसी दूसरी पसली से ही निकल करके आगे बढ़ रही है। और लास्ट की जो 2 पसलियाँ आप देख पा रहे होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि वो किसी से भी जुड़ी नहीं है और ना ही वो फोल्डेड हैं, आगे जाकर के किसी से लगी हुई हैं। नीचे की 2 आप पसलियों को देखेंगे दोनों साइड, 11वीं और 12वीं। तो जो 1 से लेकर के 7 तक रिब्स होती हैं, इनको हम वास्तविक पसली कहते हैं। इंग्लिश में इसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। फिगर में आप देखेंगे। और 8वीं से लेकर 10वीं तक जो पसलियां होती हैं, जो कि 2, 2, 4, 8, 9, 10 यानी कि 6 होती हैं, ये फॉल्स रिब्स होती हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो 11वीं और 12वीं होती है, जिनकी संख्या 4 होती है, ये क्या होती हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, मतलब तैरती हुई। अब ध्यान दीजिए, जो ट्रू रिब्स होती हैं वो आपके स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं और पीछे की तरफ एक सर्कुलर शेप में होती हैं। जो फॉल्स रिब्स होती हैं वो ध्यान दीजिए कि वो यहाँ से निकली तो होती हैं, लेकिन ये स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। ये कहाँ से निकलती हैं? किसी अन्य पसली से ही जुड़ी हुई होती हैं और पीछे की तरफ टर्न हो जाती हैं। लेकिन जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, यह निकलती तो हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, यह राउंडेड नहीं होती, ये किसी से जुड़ती नहीं है, ये खुली रहती है, ओपन रहती है ना। इसीलिए जब अगर आपके यहाँ पर कोई मारने की कोशिश करे तो ये पसलियाँ टूट जाती हैं, क्योंकि इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 1 से 7 तक जिनको हम कहेंगे 14 रिब्स, 14 पसलियाँ, है ना, क्योंकि ये जोड़े में है। तो ये 1 से लेकर के 7 तक मतलब कि ये 14 हो जाएंगी। 14 रिब्स क्या हैं? ट्रू रिब्स कहलाती हैं। 8 से 10 मतलब ये 6 हो गई। 8, 9, 10, 3, 3 है ना, दोनों साइड 6, और ये 2, 2, 4। तो इस प्रकार से आप काउंट करें तो ये टोटल कितनी हो जाती हैं? 24। 14 और 6 20, 20 और 4 24। तो ये जो 24 पसलियाँ होती हैं, तो क्या करती हैं? हमारे नाजुक अंगों की रक्षा करती हैं, जिनमें हमारा हार्ट है, जिनमें हमारा फेफड़ा है, लंग्स जिसको हम लोग कहते हैं, जिनके अंदर हमारा इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह जो भी है, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। इसी को अगर आंतरिक रूप से आप देखेंगे ऊपर, तो आप इस फिगर में देखें किस प्रकार से ये अंदर होता है, स्किन के हमारे नीचे। इस चित्र को देखें कैसे ये अंदर घुसा रहता है, इसको आप ध्यान से देखें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने वर्टेब्रल कॉलम की तरफ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेरुदंड। दंड का मतलब लाठी। और यहां से जुड़ी हुई कुछ कोशिकाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं, जिनको हम कहते हैं मेरु रज्जु। रज्जु का मतलब होता है रस्सी, है ना। ये क्या करती हैं? सूचनाओं को आदान प्रदान करती हैं। कहने का मतलब जो सारा का सारा कनेक्शन है वो यहाँ से तार के माध्यम से, रज्जु यानी रस्सी के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? हमारे हायर्ड से होते हुए मस्तिष्क में पहुँचता है। हम हायर्ड आपको दिखाएंगे। आगे देखते हैं कि इनको कई भागों में डिवाइड किया गया है। आप क्लियर फिगर में देखें, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे ऊपर जो होता है ना, जो हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ से जुड़ा हुआ शुरू से लेकर के ये जो 7 हड्डियाँ होती हैं, जिनको हम लोग C1 से C7 तक जानते हैं, इनको हम लोग कहते हैं सर्वाइकल, है ना।
तो सर्वाइकल, गर्दन का टेढ़ा उड़ा हो जाना, इसको कहते हैं सर्वाइकल हो गया है किसी को, तो ये सर्वाइकल कहलाती हैं। उसके ठीक नीचे आप जाएंगे जिसको हम लोग T1 से T12 तक जानते हैं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं थोरैसिस। तो ये जो थोरैसिस होता है इसकी संख्या T1 से T12 तक होती है, यानी कि 12 होती है इनकी संख्या। और सर्वाइकल जो होती है 7 होती है, 7 और 12। आगे देखेंगे नीचे का जो एरिया होता है थोरैकिक के ठीक नीचे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबर। ये L1 से L5 तक होती हैं, मतलब इनकी संख्या 5 होती है। नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको यहां पर मिलेगा स्कारसल, सैक्रल, माफ कीजिएगा सैक्रल, और सैक्रल के ठीक नीचे आपको मिलेगा कोसिक्स। तो कोसिक्स और सैक्रल की संख्या 1-1 होती है। तो इस प्रकार से अगर आप टोटल इनको देखेंगे, साइड में आप देख पा रहे होंगे, तो यहां पर 7 सर्वाइकल हो गई, 12 थोरैकिक हो गई, तो 12 और 7 मिला के 19 हो गया। और लंबर आप 5 देख पा रहे हैं, तो 19 और 5 मिला के 24 हो गया, और 24 और 2 ये सैक्रल और कोसिक्स, इनको मिला करके 2 ये, तो 24 और 2 26। तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 26। जबकि छोटे बच्चों में जब वो पैदा होते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है, 33। लेकिन वयस्क में कितनी हो जाती है, 26, क्योंकि कुछ बोन्स क्या होती हैं, आपस में मिल जाती हैं। पहले ये कार्टिलेज के रूप में होती हैं, उपास्थि के रूप में रहती हैं, लेकिन मसाज करते करते या उम्र के बढ़ते रहने से क्या होता है, ये आपस में मिल जाती हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी अस्थियां होती हैं जो उपास्थियों से बनती हैं, है ना, हमने आपको पहले भी बताया था। तो इस प्रकार से ये 26 होती हैं। और हमारी जो रिब्स होती हैं, इनमें टोटल बोन्स कितनी होती हैं, यहाँ पर 24। तो ये 24 हो गई और ये 26 हो गई, टोटल कितनी हो गई, 50। अब 50 के बाद हमने एक बोन की बात की थी, हॉयड, जो क्या होती है, इसके ठीक ऊपर यहां पे पाई जाती है हॉयड, जहां से हमारा ये जबड़ा जुड़ा रहता है। तो एक ये हो गई 51। अब 51 के बाद हम चलेंगे खोपड़ी की तरफ कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। तो खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। इससे पहले मैंने आपको ग्राफ में बताया था। अब ये कौन कौन सी हैं, आइए देख लेते हैं। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद, 14वीं का चांद, 14वीं के चांद से आपको देखना है कि जो हमारा फेस होता है, जिनको हम लोग कहते हैं फेशियल बोन्स, यहाँ पर 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी, 14 बोन्स पाई जाती हैं। अब ध्यान दें, हमने आपको बताया था जब हमने अपर लिम्स को पढ़ा था, ये जो जिससे हमारा पंच बनता है, यहाँ भी 14 होती हैं। होना तो 15 चाहिए, लेकिन अंगूठा 2 जगह से फोल्ड होता है, इसलिए 14 होती है। अब जब आप किसी को एक पंच बना करके यहाँ पर इन फेशियल बोन्स पे आप मारेंगे, तो है ना, तो ये जो 14 हैं, ये जो 14 हैं, इन 14 का हुलिया बिगाड़ देता है। तो 14 से आपको याद रखना है, 14 बोन्स 2 जगह पे पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ, एक तो हमारे पंच में, उंगलियों के बीच में, और दूसरा हमारे फेस पे। तो फेशियल बोन्स की संख्या कितनी होती है, 14। वैसे पूरे खोपड़ी में, पूरे स्कल में आप चित्र में देख पा रहे होंगे कितनी बोन पाई जाती हैं, 29 बोन्स। अब इन 29 को अलग अलग डिवाइड कर दें तो आप देखेंगे 8 जो फ्लैट बोन पाई जाते हैं, जहां पर हमारे हेयर होते हैं, जहां पे बाल उगे होते हैं, तो यहां पर 8 फ्लैट बोन पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, हमारे ब्रेन की रक्षा करती हैं, है ना। ये एक्सियल के अंतर्गत आता है, अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आता है। दूसरा, हमने आपको बताया कि फेशियल बोन्स की संख्या कितनी है, 14 है। अब इनके अलग अलग नाम आपको रटने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है तो फिगर में आप इनके नाम देख सकते हैं। और अगला है हमारा ईयर बोन्स। ईयर बोन, एक ईयर में 3 बोन्स होती हैं, तो दोनों साइड की ईयर में इंटू 6। अब ध्यान दें, जो ईयर बोन है इनको हम लोग मिस बोलते हैं। मिस का मतलब क्या है, एम से मतलब है मेलियस, आई से मतलब है इनकस, और एस से मतलब है एस्टेपिज। ये एक एक ही संख्या में होती हैं, क्योंकि 2 ईयर होते हैं, इसलिए इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो कुल मिलाकर के 8 फ्लैट बोन्स हेयर के पास, 14 फेशियल बोन जो हमारे चेहरे पे होती हैं, 6 ईयर बोन्स, और एक और बोन होती है जिसकी वजह से ये 29 हो जाती है, जो वो होती है हाइड। हाइड कहाँ होती है, यहाँ हमारे जबड़े के ठीक नीचे। जबड़ा की जो हड्डी होती है, यह सबसे कठोर हड्डी मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से ये टोटल कितनी हो गई, 29। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे जो चमकीली हड्डी होती है वो हमारी होती है टिबिया। ध्यान दीजिएगा,
जो सबसे बड़ी हड्डी होती है ह्यूमन बॉडी की होती है फीमर, जो कि जंघा में पाई जाती है। टिबिया कहाँ पाई जाती है? ये भी पैर में पाई जाती है, लेकिन घुटने के ठीक नीचे जो प्रमुख हड्डी होती है ना। सपोर्टिव हड्डी को टिबिया नहीं बोलते, उसको फिबुला कहा जाता है। अब एक और हमने बात करी, जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज होती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से कुछ हड्डियों के बारे में फैक्ट्स भी हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा कि इन तमाम बोन्स को अलग अलग जो नाम दिए गए हैं उनको क्या क्या कहा जाता है और उनकी कुल संख्या कितनी है। एक बार अगर हम इसको दोहरा लें, अगर हम हाथों की तरफ से चलें तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो हमारे हाथ होते हैं उनमें सबसे पहले ह्यूमरस पाई जाती है, ह्यूमरस के बाद रेडियस, रेडियस के बाद अल्ना, अल्ना के बाद कार्पल, कार्पल के बाद मेटाकार्पल, उसके बाद पेलेंजस पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम पश्चपाद की बात करें, लोअर लिम्स की बात करें, तो उसमें आपको सबसे पहले फीमर मिलेगा, फीमर के बाद टिबिया, टिबिया के बाद फिबुला, फिबुला के बाद पैटेला जिसको हम कहते हैं, फिर टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और पेंजिलिक यहाँ भी होती हैं, है ना। तो पेंजिलिक की संख्या 14, मेटाटार्सल्स की संख्या 5, 5 फिर 10 हो जाता है, इंटू हम 2 कर देंगे। टार्सल की संख्या 7, क्योंकि एक पैटेला के रूप में उधर चली जाती है। फिबुला की संख्या 1, टिबिया की संख्या 1, और टिबिया जो होती है सबसे चमकीली हड्डी, फीमर सबसे बड़ी हड्डी। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, पश्चपाद यानी कि लोअर लिम्स की। और इसके बाद अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ें, अगर हम अपनी पीठ की तरफ आएँ और पसलियों की तरफ जाएँ, तो पसलियों की संख्या हमने आपको बताया था 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। क्यों? क्योंकि इसमें 3 प्रकार की पसलियाँ पाई जाती हैं। एक तो जो ट्रू रिब्स होती हैं, जिनकी संख्या है कितनी है, 1 से लेकर के 7 तक, फिर 8 से लेकर के 10 तक, जिनको हम लोग फॉल्स रिब कहते हैं। ये पसलियों के ऊपर ही आती हैं और पीछे से घूम जाती हैं, और 2 जोड़े में पाई जाती हैं, 4 हड्डियां पसलियों में, जिनको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, जो कि क्या होती हैं, तैरती हुई होती हैं। यह किसी से जुड़ी नहीं होती हैं, किसी से बिल्डिंग नहीं होती, ये सीधा निकलती हैं और बस रह जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। इसके अलावा हमने आपको हेड के बारे में बताया, कपाल में तो हमने आपको बताया 8 फ्लैट बोन्स होती हैं, 14 फेशियल बोन होती हैं, और 6 ईयर बोन्स होते हैं, जिनको हमने एमआईएस कहा है, और एक हायड होती है, जो कि सभी कनेक्शन को हायड के थ्रू ही मस्तिष्क में ले जाया जाता है। सारे तार कनेक्शन जो मेरुरज्जु से निकलते हैं वो हायड के थ्रू ही हमारे ब्रेन में आते हैं। तो ये बात हो गई। इसके अलावा हमने आपको कहा था कि पेल्विक, जिनको हम लोग मेखलाएं कहते हैं, इनकी संख्या अच्छे हैं। तो पेल्विक में तो जो पारदर्शी उपास्थि के नाम से जानी जाती हैं, और हमने बताया था कि संख्या में 2 होती हैं, जहां से हमारे दोनों पैरों की हड्डियां जुड़ती हैं या निकलती हैं। दूसरा हमने आपको बताया था क्लेविकल, क्लेविकल की भी संख्या 2 होती है। ये कहाँ पाई जाती है, हमारे कंधे में पाई जाती है, कमजोर हड्डी होती है, इसके टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। और हमने 2 आपको बताया था स्कैपुला, है ना, जो कि कहाँ पाया जाता है, पीठ की साइड में पाया जाता है, जिसको गांव की भाषा में या बघेली भाषा में आप लोग पखौरा बोल देते। तो इस प्रकार से टोटल 206 बोन्स का लेखा जोखा आपके सामने रहा। आई होप कि ये आप सभी को पसंद आया होगा। नमस्कार।